आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक्टिविटी एनालिसिस क्या है, एक्टिविटी एनालिसिस को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में क्यों परफॉर्म किया जाता है और किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले अगर सिर्फ एक्टिविटी की बात करें अकाउंटिंग के ज़मरे में या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ज़मरे में, एक्टिविटी का मतलब वो इवेंट, वो तकरीब या वो काम जो किसी स्पेसिफिक गोल के लिए, किसी खास मकसद के लिए किया जाए, उसे हम एक्टिविटी कहते हैं। लेट्स सपोज नॉर्मल लाइफ में तो कोई भी इवेंट, जिस तरह किसी की बर्थडे पार्टी है, डिनर है, तो वो जो इवेंट होगा, वो जो तकरीब होगी, उसे हम सिंपल इवेंट कहेंगे। लेकिन अकाउंटिंग में हम इवेंट किसी खास मकसद के लिए करते हैं या किसी खास मकसद को हम एक्टिविटी कहते हैं। लेट्स सपोज इंस्पेक्शन या डिलीवरी के जो प्रोसेस है, डिलीवरी का जो एक्टिविटी है, ये खास पर्पस के लिए की जाती है। इंस्पेक्शन इसलिए की जाती है ताकि रिजेक्शन रेट जो है वो कम हो, और जो डिलीवरी है वो इसलिए की जाती है ताकि गुड जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। तो ये खास मकासद के लिए ये जो एक्टिविटीज परफॉर्म की गई हैं, इन्हें हम अकाउंटिंग के ज़मरे में एक्टिविटी कहते हैं। अब लेट्स सपोज कि अगर हमने कोई और एक्टिविटी परफॉर्म की है ऑर्गेनाइजेशन में, उस एक्टिविटी को हम कह देते हैं एनुअल पार्टी। अब एनुअल पार्टी है तो एनुअल पार्टी का कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है। अगर इसका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ये इवेंट तो है लेकिन ये वो एक्टिविटी नहीं है जिससे हमारा कंसर्न है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक्टिविटी एनालिसिस क्या है? एक्टिविटी एनालिसिस ये है कि आइडेंटिफाई करें या डिस्क्राइब करें, बयान करें उन एक्टिविटीज को, उन कामों को जो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किए जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करें और फिर इवेलुएट करें इन एक्टिविटीज को कि ये क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस पे और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी पे, परफॉर्मेंस पे ये क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। इस चीज को इवेलुएट करने का नाम है एक्टिविटी एनालिसिस। अब लेट्स सपोज इन्हीं एक्टिविटी को अगर हम आइडेंटिफाई कर लें और इन्हीं एक्टिविटी के बारे में ये बयान कर लें, इनको इवेलुएट कर लें कि ये कंपनी की ऑपरेशंस पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्टिविटी एनालिसिस। जिस तरह से इंस्पेक्शन का जो एक्टिविटी हो रही है, इंस्पेक्शन पे जो काम चल रहा है, इसको अगर हम देखें तो ये रिजेक्शन रेट जो है ये कम कर रहा है, मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस को बेहतर कर रहा है, इसके ऑपरेशंस पे ये इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्टिविटी एनालिसिस। इसी तरह एनुअल पार्टी को देखा जाए, अगर कंपनी में एनुअल पार्टी परफॉर्म की जा रही है तो इसका ऑपरेशंस पे या परफॉर्मेंस पे कोई अमल दखल नहीं है। तो इस तरह से एक्टिविटी एनालिसिस की अब बात की जाए कि एक्टिविटी एनालिसिस क्यों परफॉर्म किया जाता है, तो एक्टिविटी एनालिसिस इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि पता चल सके कि क्या कॉस्ट है और क्या वैल्यू है उस एक्टिविटी की जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कॉस्ट लग रही है लेकिन उसकी कोई वैल्यू ना हो। उसके अलावा जब पता चल जाएगा कि क्या एक्टिविटी की कॉस्ट है और क्या वैल्यू है, फिर अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो उन एक्टिविटीज को रिमूव करने से जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, मतलब एलिमिनेट कर देंगे वो एक्टिविटीज जो ऑपरेशन पर कोई असर नहीं करती, कोई वैल्यू ऐड नहीं करती। इसी तरह एक्टिविटी एनालिसिस को अगर परफॉर्म करेंगे तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के पास मोर एक्यूरेट बजटिंग के लिए डेटा अवेलेबल हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि एक्टिविटी एनालिसिस क्या डिटरमिन करती है, क्या चीजें एक्टिविटी एनालिसिस देखती है। तो एक्टिविटी एनालिसिस करते हुए सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चलता है, ऑर्गेनाइजेशन ये डिटरमिन कर लेती है कि क्या एक्टिविटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो चल रही हैं, कौन सी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूट हो रही हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने बात की थी कि इंस्पेक्शन, डिलीवरी, एनुअल पार्टी, ये जो है ये एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूट कर रही है, ये काम चला रही है ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन ये देख लेगी कि पहले तो कौन से काम हो रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं, फिर कि कितने लोग उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। कहीं अब देखें कि यहाँ पर इंस्पेक्शन जो चल रही थी, लेट सपोज इंस्पेक्शन में 20 लोग इन्वॉल्व हैं, डिलीवरी में 50 लोग इन्वॉल्व हैं, एनुअल पार्टी में लेट सपोज 1000 या 1500 जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे ये देख लिया जाएगा कि कौन सी फिर किस एक्टिविटी में कितने लोग काम कर रहे हैं, इस चीज को देख लिया जाएगा। इसी तरह अब फिर क्या किया जाएगा कि जब पता चल गया कि इतने लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम स्पेंड हो रहा है। लेट्स सपोज इंस्पेक्शन के लिए किसी भी प्रोडक्ट की जो इंस्पेक्शन है उसके लिए लेट्स सपोज 10 डेज लग रहे हैं तमाम एक ऑर्डर को इंस्पेक्ट करने के लिए। इसी तरह डिलीवर करने के लिए लेट्स सपोज 5 डेज लग रहे हैं, एनुअल पार्टी के लिए 1 दिन लग रहा है। तो यहाँ पे इस स्टेप में टाइम डिटरमिन कर लें कि कितने दिन
कितने घंटे या कितने साल, जो भी टाइम है वो बेशक आवर्स में है, बेशक वो डेज में है, या वो मंथ्स में है, ईयर्स में है, जिसमें भी है वो टाइम हम लोग यहाँ पे डिटरमिन कर लेंगे कि इतना टाइम लगेगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ये देख लेगी कि कितने रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे हैं। एक्टिविटी तो चलेगी, अब एक्टिविटी पे कुछ रिसोर्सेज भी लगेंगे। रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्स भी आ सकता है, यहाँ पे हमने HR लिख दिया ह्यूमन रिसोर्स के लिए। उसके अलावा फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब फंड वगैरह भी आ सकते हैं, और डिफरेंट और रिसोर्सेज भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। अब HR की बात की तो यहाँ पे जैसा हमने सेकेंड स्टेप में देखा था, सेकेंड पॉइंट में देखा था कि पीपल की बात हो रही है कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं, तो मतलब ये ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है कि इतने लोग इन्वॉल्व हैं। फिर दूसरा रिसोर्स जो है, एक रिसोर्स टाइम भी है कि कितना टाइम इन्वॉल्व है, और उसके अलावा फिर फंड कितने पैसे लगते हैं एक एक्टिविटी को करने के लिए। कि लेट सपोज कि जो इंस्पेक्शन की टीम है, इंस्पेक्शन की जो पूरी टीम है, इस पर कितने रुपए लग रहे हैं, 1 लाख रुपए लेट सपोज के इंस्पेक्शन की टीम के लिए लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये रिसोर्सेज भी डिफाइन कर दिए जाएंगे कि कितने रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं। अब जब रिसोर्सेज भी डिफाइन कर लिए कि इतने रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज कंपनी कंज्यूम कर रही है एक एक्टिविटी के लिए, तो अब ये देखना है कि जब एक्टिविटी भी चल रही है, लोग भी काम कर रहे हैं और टाइम भी लग रहा है, रिसोर्सेज भी लग रहे हैं, तो क्या वो जो एक्टिविटी है उसकी कोई वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल है या नहीं है। इस बात को भी हम एक्टिविटी एनालिसिस में डिटरमिन करते हैं, इस बात को भी हम देखते हैं। उसके बाद ये तो बात होगी एक्टिविटी एनालिसिस की कि एक्टिविटी एनालिसिस में क्या क्या परफॉर्म किया जाता है। अब जब ये हमें पता चल गया तो अब हमने क्या करना है कि देख लेना है कि कौन सी एक्टिविटीज जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं और उनकी क्या क्लासिफिकेशंस है, मतलब कौन सी एक्टिविटी किस टाइम परफॉर्म की जाती है और किस लिए परफॉर्म की जाती है। तो अब अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज की बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में 4 तरह की एक्टिविटीज आती हैं कि यूनिट लेवल एक्टिविटीज, बैच लेवल एक्टिविटीज, प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटीज और फैसिलिटी सस्टेनिंग एक्टिविटी। अब ये डिफरेंट एक्टिविटीज डिफरेंट टाइम पे परफॉर्म की जाती हैं और देखते हैं कि ये एक्टिविटीज किस किस वक्त में परफॉर्म की जाती हैं और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। अब सबसे पहले अगर बात की जाए तो यूनिट लेवल एक्टिविटीज आती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। यूनिट लेवल एक्टिविटीज क्या होती हैं? यूनिट लेवल एक्टिविटीज ये बताती हैं कि ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो ईच टाइम, हर दफा परफॉर्म की जाती हैं जब भी एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी या एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बनेगी। अब इस तरह की एक्टिविटीज में किस तरह के एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं? इस तरह की एक्टिविटीज में जो मेजर एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या एनर्जी कॉस्ट। अब एनर्जी कॉस्ट किस तरह से? एनर्जी कॉस्ट इस तरह से कि जो रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में इस एक्टिविटी के लिए कंज्यूम हुए हैं उन तमाम रिसोर्सेज का क्या प्रोपोर्शन है, उन पे कितनी एनर्जी लगी है। लेट सपोज कि अगर एक मशीन चली है तो उस मशीन पे कितने आवर्स लगे हैं, तो उन आवर्स के मुताबिक जो एनर्जी कॉस्ट है वो डिटरमिन की जाएगी। अब रिसोर्सेज कंज्यूम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। लेट सपोज कि अगर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 5 घंटे लगते हैं, 5 आवर्स लगते हैं, तो टोटल इस एक्टिविटी में कितने आवर लगेंगे? एक यूनिट बनाने में टोटल 5 घंटे लगेंगे। और अगर 10 यूनिट्स बनाई है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 50 आवर्स लग जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर रिसोर्सेज डिटरमिन किए जाते हैं कि कितने रिसोर्सेज कंज्यूम किए गए हैं। इसके बाद अगर कॉस्ट ड्राइवर की बात की जाए कि मतलब कौन सी एक्टिविटी, कौन से ऐसे काम है जिनकी वजह से जो इस एक्टिविटी पे कॉस्ट है वो अकर होती है, तो ये कॉस्ट ड्राइवर में होते हैं लेबर आवर्स, क्योंकि लेबर काम कर रही है डायरेक्टली, ये यूनिट प्रोड्यूस से बिलोंग कर रही है, इसलिए लेबर, मशीन आवर्स और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल प्रोसेस जो है ये इसके कॉस्ट ड्राइवर होंगे। और अब इनकी जो एक्टिविटीज की कॉस्ट है ये जितना जितना नंबर ऑफ यूनिट बढ़ते जाएंगे उतनी उतनी जो कॉस्ट है या एक्टिविटी पे जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा। तो ये वेरी करती है हर प्रोडक्ट के लेवल के साथ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के साथ ये लेवल करती है, रेफर करती है। उसके अलावा जो नेक्स्ट अब हमारे पास एक्टिविटी आएगी वो होगी बैच लेवल एक्टिविटी। जैसा यूनिट लेवल एक्टिविटी में एक यूनिट पे कितना टाइम लगता है ये बताते हैं, तो जो बैच लेवल एक्टिविटीज हैं वो बैच लेवल एक्टिविटीज तब परफॉर्म की जाती हैं
एक बैच जब प्रोड्यूस होगा गुड्स का तब ये एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी। मतलब लेट सपोज कि एक बैच में अगर 100 यूनिट्स हैं तो इन 100 एक यूनिट के लिए नहीं, अब इन 100 यूनिट्स के टाइम पे जितनी जो एक्टिविटी परफॉर्म होंगी उन एक्टिविटी को बैच लेवल की, क्योंकि 100 यूनिट्स का एक बैच होता है। अब इस बैच में बेशक 100 यूनिट्स चलें या 50 यूनिट्स चलें, ये जो बैच की एक्टिविटी है ये परफॉर्म होगी। जिस तरह से अब एक मशीन सेट करनी है एक बैच को रन करने के लिए, या फिर एक जो परचेज ऑर्डर है उसको प्रोसेस करना है बैच को चलाने के बैच के लिए, तो अब इस बैच में बेशक 100 यूनिट्स हों या बेशक 5 यूनिट्स हों, जो बैच की सेटिंग कॉस्ट है, सेट करने के लिए जो कॉस्ट है वो उतनी ही रहेगी, और वो जो एक्टिविटी है वो उतने ही घंटे की परफॉर्म होनी है। लेट्स सपोज 5 आवर्स की एक्टिविटी परफॉर्म होनी है एक बैच के लिए, तो बेशक एक बैच में 5 यूनिट चलें या 100 यूनिट चलें, ये 5 घंटे कम नहीं होंगे बल्कि ये 5 घंटे ही रहेंगे। और लेट्स सपोज कि इस 5 घंटों पे 1 लाख रुपए खर्च होते हैं तो ये 1 लाख रुपए ही खर्च होंगे, बेशक जितने मर्जी यूनिट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स हों। लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं अब वो वेरी कब करेंगे, जब नंबर ऑफ बैचेस इंक्रीज होंगे या नंबर ऑफ बैचेस डिक्रीज होंगे। अब एक बैच में 100 यूनिट्स बन रहे थे, हमने सपोज किया था, तो एक बैच में वो बन रहे थे। लेट सपोज क्या 5 बैच बनते हैं, तो अगर एक बैच पे 1 लाख रुपए लग रहे हैं तो 5 बैचेस पे 5 लाख रुपए लगेंगे। मतलब जो एक्सपेंस है वो वेरी करेगा नंबर ऑफ बैचेस के साथ। इसी तरह अब तीसरी एक्टिविटी के बारे में बात की जाए तो तीसरी एक्टिविटी है प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटी। अब अगर प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटी की बात की जाए तो प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटी कब परफॉर्म की जाती है? प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटी या तो ये किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को एनेबल करने के लिए परफॉर्म की जाती है, मतलब जो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन है उसको शुरू करने के लिए, उसको कामयाब करने के लिए परफॉर्म की जाती है, या फिर किसी प्रोडक्ट की सेल के लिए, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की सेल के लिए परफॉर्म की जाती हैं। इस एक्टिविटी में ये किस तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं? ये टेक्निकल सपोर्ट की एक्टिविटीज हो सकती हैं, या फिर ये प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को अपडेट करने के लिए एक्टिविटीज परफॉर्म की जा सकती हैं। अब इस तरह टेक्निकल सपोर्ट में क्या एग्जांपल आ जाएगी? लेट सपोज कि एक प्लांट में प्लांट का कोई पुर्जा खराब हो गया है, प्लांट का कोई पार्ट खराब हो गया है, तो अब प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो गई है। अब प्रोडक्शन को एनेबल करने के लिए इस पार्ट के जो पुर्जा है इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, इसको तब्दील करके दूसरा जो है वो पार्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया ताकि जो प्रोडक्शन है वो एनेबल की जा सके, या फिर अपडेट कर दी जाए कोई प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन ताकि जो सेल है वो जारी रह सके। लेट्स सपोज कि अब जो कंपनी जो है वो फोन्स बना रही है और कंपनी में अब जो फोन्स बन रहे हैं वो टच सिस्टम नहीं है, तो अब इस टच सिस्टम को अगर एनेबल करेंगे, टच सिस्टम को एनेबल करने की एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, तो फोन की जो सेल है वो स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा एनेबल हो जाएगी। तो ये तो थी कि प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटी थी। अब अगर लास्ट एक्टिविटी की बात की जाए जो कि है फैसिलिटी सस्टेनिंग एक्टिविटीज, तो फैसिलिटी सस्टेनिंग एक्टिविटी क्या करती है? ये सपोर्ट करती है जनरल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, तब ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। इस एक्टिविटी में जो डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट हैं वो आती हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे को अगर कोई मसला आ जाता है तो वो फैसिलिटी सस्टेनिंग एक्टिविटीज उसके लिए परफॉर्म की जाएंगी, प्लांट की मैनेजमेंट के लिए या प्रॉपर्टी की कॉस्ट के लिए। क्योंकि इस तरह की इसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन टाइप की इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये एक्टिविटीज हैं फैसिलिटी सस्टेनिंग एक्टिविटीज, ये होल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती हैं। अगर प्रॉपर्टी कॉस्ट पे कर दी जाएगी तो ये ऑर्गेनाइजेशन होल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेगी। लेट्स सपोज कि जो बिल्डिंग है अभी वो बिल्डिंग लीज पे है, अब अगर बिल्डिंग को परचेज कर लिया जाए, 5 मिलियन में बिल्डिंग जो है वो हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए परचेज कर ली, तो अब ये इसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट को नहीं फायदा होगा, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को नहीं फायदा होगा, बल्कि होल ऑर्गेनाइजेशन को ये जो एक्टिविटी है ये सपोर्ट करेगी। इसी तरह ये जो
एक्टिविटी है ये तमाम प्रोडक्ट के लिए कॉमन होती है और ज्वाइंट होती है तमाम प्रोडक्ट्स के लिए। मतलब अगर एक बनाए, 1000 बनाए, जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स बनाए, ऑर्गेनाइजर जब प्रॉपर्टी कॉस्ट, जैसे हमने बात की थी प्रॉपर्टी कॉस्ट जब हमने पे कर दी, तो फिर ये तमाम प्रोडक्ट्स के लिए होगी, ये नहीं कि एक प्रोडक्ट, क्योंकि ये होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। तो जो चीज होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगी अल्टीमेटली वो तमाम प्रोडक्ट्स के लिए होगी। तो इसी तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एक्टिविटी एनालिसिस क्या होता है, किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी किस तरह से क्लासिफाई की गई हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए।